Hello friends, how are you? Hope you all are fine. आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल IAS विद हरिमोहन और मैं सीता सिंह आज आपके साथ फिर से चैप्टर वाई डू वी फॉल इल का एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। और आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी डिजीज़ क्या होती हैं और उसके टाइप्स क्या होते हैं, किस कंडीशन को हम डिजीज़ कहेंगे और किस कंडीशन को हम डिजीज़ नहीं कहेंगे। कल की क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हेल्थ क्या होती है और डिजीज़ क्या होती है, और वहाँ पर आपको बताया था कि हर तरीके से मतलब सोशली, मेंटली और सबसे बड़ी बात फिज़िकली फिट होने की कंडीशन को, ठीक ठाक होने की कंडीशन को हेल्थ कहते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। आज मैं आपके सामने बताऊंगी कि डिजीज़ को हम कैसे कैसे अलग अलग पॉइंट्स के बेसिस पे कैटेगराइज करते हैं, किन किन कैटेगरीज में रखते हैं। यहाँ स्क्रीन पे जो आपके सामने पिक्चर दिखाई हुई है, इसमें ह्यूमन बॉडी को हम शो कर रहे हैं और ह्यूमन बॉडी के साथ साथ हम ये दिखा रहे हैं आपको कि अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं। जैसे आपके सामने हेपेटाइटिस है, लिवर को करता है, माइकोबैक्टीरियम है, लंग्स को करता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये भी लिवर पे अटैक करता है, HPV ये हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स को करता है, ठीक है, हर्पीस वायरस है आपके सामने। इसके बाद में आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, हमारे थ्रोट को करता है। यहाँ पर एच पाइलोरी जो है ये किसको कर रहा है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। तो बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो अपने अपने पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स पे जा कर के इन्फेक्शन करते हैं। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं, चैप्टर के अंदर चलते हैं और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि डिजीज़ किस कंडीशन को डिजीज़ कहेंगे। हमने सबसे पहले क्या बोला, डिजीज़ इज़ एसोसिएटेड विद सिम्टम। देखिए लास्ट क्लास में मैं एक डेफिनेशन लिख चुकी थी जिसके लिए मैंने यहाँ पर वो डेफिनेशन दोबारा नहीं लिखी है। वहाँ पे मैंने बोला था कि जब हम किसी भी काम को करने के लिए सक्षम नहीं पाते हैं, जो हम रोज़ कर रहे होते हैं, मतलब डिजीज़ इज़ द स्टेट ऑफ फीलिंग अनकम्फर्टेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क जिसे हम हमेशा ढंग से कर सकते थे। तो हमने बोला कि जिस काम को हम बहुत परफेक्शन से डेली करते हैं और अगर उस काम को आज करने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो डिजीज़ इज सिंपली कॉल्ड एज डिस्टर्ब्ड कंडीशन। अगर हम इसको दो वर्ड्स में बताएंगे तो डिस्टर्ब्ड कंडीशन इज इक्वल टू डिजीज़। डिजीज़ लेना देना किस चीज़ से होता है भाई, जब भी कोई बीमारी होती है तो इसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स, राइट। पता कैसे चलता है बीमारी है, बीमारी हमें पता चलती है लक्षणों के बेसिस पे, राइट। अब कहेंगे कि लक्षण क्या है, तो हमने बोला व्हेन समथिंग रिलेटेड टू द बॉडी फंक्शन इज रॉन्ग और समथिंग हैज़ चेंज इट, दिस इज अ सिम्टम ऑफ गेटिंग डिजीज, है ना। तो हमने बोला कि जब हमारे काम करने के तरीके में कुछ भी गलत हो रहा है या फिर जैसा हम पहले कर पा रहे थे अब वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बीमारी का क्या होगा, एक लक्षण होगा। पहले ही मैंने आपके सामने क्या बोला था, डिजीज इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, डिस्टर्ब्ड कंडीशन, राइट। जब बॉडी क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है और जो काम वो बहुत परफेक्शन से करती है और वो नहीं कर पा रही है, ठीक है। डिजीज़ को पहचानने में जो हमारी मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं, सिम्टम्स माने लक्षण कहलाते हैं। हमने कहा सिम्टम्स जस्ट इंडिकेट दैट देयर इज़ अ डिजीज़ एंड समटाइम। उसके बाद एक और नई चीज़ आती है कि लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, ये पता करते हैं कि कौन सी बीमारी हमें हुई है या किस बीमारी के होने के फर्दर चांसेस हो सकते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, डायग्नोसिस। क्या कहते हैं, डायग्नोसिस माने बीमारी को पता लगाना। अब चैप्टर शुरू करूंगी मैं, एक एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस तो करूंगी आपके साथ। यहाँ पर हमने बात की कि डिजीज़ क्या होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ हेल्थ को शेयर किया था और मैंने वहाँ पे आपके सामने बताया था कि हेल्थ के लिए पर्सनल
और कम्युनिटी इश्यूज दोनों मिलाकर के क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, पर्सनल और कम्युनिटी दोनों में इश्यूज मिलकर के हेल्थ बनाते हैं, और हेल्थ अफेक्टेड होती है किससे, डिजीज़ से। डिजीज़ के सोर्सेज कैसे हो सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, राइट। ठीक है, इंट्रिंसिक को आज हम डिस्कस करेंगे, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है कि बाहर की कंडीशन कैसी है। सपोज करिए अचानक से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो भी हमें क्या है, खांसी जुकाम बुखार की परेशानी होने लगी। टेम्परेचर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग आप सुन ही रहे हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन है, इसके अलावा चीज़ों की किसी चीज़ की क्या है, डिफिशियंसी है, आपको ढंग से खाने पीने को नहीं मिल पा रहा है, या फिर हमने बोला ठीक है कि और भी ऐसे कोई फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर और क्या हो सकते हैं, अब डिजीज़ की टाइप्स क्या हो सकती हैं। ऊपर वाले में तो मैंने बोला डिजीज़ के कारण क्या थे, अब बात कर रही हूँ मैं कि डिजीज़ के टाइप क्या हो सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट्स को क्राइटेरिया बना करके हम इसे अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे। यहाँ मैंने एक कंबाइंड पूरा फ्लो चार्ट बना दिया है, जो हम पूरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। हमने कहा डिजीज़ एक्यूट होती है। एक्यूट माने क्या है, एकदम से फैली, बहुत तेज़ी से हुई। अगर आमने सामने की लड़ाई हो रही है यहाँ पर दोनों की, किसकी, पैथोजन की और आपकी, राइट। इस लड़ाई में अगर पैथोजन जीत गया तो हम हार जाते हैं, राइट, और अगर हमें खुद को जिताना है तो पैथोजन को हराना होता है। यहाँ पर दोनों ही तरफ से लड़ाई बहुत तेज़ी से चल रही होती है, और इस लड़ाई में हमारे बचने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं, और हमारे नहीं रहने के भी पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लेकर के मैं इस प्रॉब्लम को समझाऊँ, तो कोरोना वायरस किस कैटेगरी में आएगा, इन सब में से एक्यूट की कैटेगरी में आएगा, राइट, क्योंकि इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, और तेज़ी से फैलते फैलते क्या होगा, एकदम से पूरी बॉडी को कवर कर लेगा। अगर इन 14 दिनों में हमारी बॉडी ने फाइट की और बच गई तो हम एग्जिस्ट करेंगे, और कुछ टाइम के बाद फिर नॉर्मल हो जाएंगे, और नहीं की तो शायद हम हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। दूसरी तरफ जो क्रोनिक बीमारी होती है ना, ये बड़ी बेकार सी बीमारी है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम बीमार हैं, हम अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं, लेकिन धीरे 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 हमारी बॉडी क्या होती रहती है, खोखली होती रहती है। और इस केस में क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। एक बार अगर ऑर्गन फेलियर की कंडीशन क्रिएट हो गई और ऑर्गन्स खराब हो गए, तो फिर हमारे पास में कोई सोल्यूशन नहीं होता। कहने के लिए मार्केट में रिप्लेसमेंट थेरेपी है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, और इतना इजी नहीं होता है जितना इजी पढ़ना होता है कि हम क्या कहें, अगर किडनी खराब हो गई तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगी, या फिर लीवर खराब हो गया तो लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हो जाएगा। जब प्रैक्टिकली हमारे साथ ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सब चीज़ें फ्रेंडली नहीं होती, राइट। क्रोनिक धीरे धीरे होती है, लंबे समय तक होती है, ऑर्गन्स को खराब कर देती है और बड़ी ही खतरनाक होती है। एक्यूट बहुत जल्दी होता है, इन्फेक्शन बहुत तेजी से होता है, डीपली होता है, पूरे एरिया को कवर कर लेता है। लेकिन अगर इस बीमारी से आप 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन में ठीक हो गए तो कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी फिर पहले जैसे काम करने लग जाती है। लेकिन क्रोनिक में अगर एक बार ऑर्गन खराब हो गए तो आप पहले जैसी नॉर्मल कंडीशन में कभी भी नहीं आ सकते। हमने नेक्स्ट नाम दिया कंजेनाइटल, राइट, माने जन्म के साथ जो बीमारियां हुई हैं वो कैसी हैं, कंजेनाइटल बीमारियां, जिनका जन्म से लेना देना है। एक्वायर्ड जो जन्म के बाद हुई हैं, किसी भी वजह से आपने एक्वायर की हैं, उपार्जित की हैं, चाहे अपनी आदतों की वजह से आपके अंदर वो बीमारियां आई, चाहे वो सराउंडिंग की वजह से आपके अंदर बीमारियां आई। तो मैंने कहा अगर आदतों की वजह से आई हैं तो इसका मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कोई रोल नहीं है, और उसको मैं रखूँगी कैटेगरी में नॉन इन्फेक्शियस की, ठीक है। और अगर सराउंडिंग में इन्फेक्शन की वजह से हुई है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी न किसी तरीके से आपकी बॉडी में गए और उन्होंने भी आपको बीमार किया, तो वो कौन सी कैटेगरी आएगी, इन्फेक्शियस। बट आपकी आदतों की वजह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो कहाँ आएगी, नॉन इन्फेक्शियस की कैटेगरी में। जैसे मैंने अभी बताया मलफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। देखिए दोस्तों, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लूँगी। हम सबको स्टेटस सिंबल के लिए कुछ भी खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा, हमें चाहिए होती है कोल्ड ड्रिंक उसके साथ।
हम जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक से किडनी ख़राब होती है, लेकिन जिस टाइम हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं ना, उस टाइम हमें इस चीज़ का ध्यान नहीं होता। अगर हम किसी के घर गए और उसने हमें वेलकम के लिए कोल्ड ड्रिंक नहीं दी, तो हम कहेंगे उसने तो क्या है, हमारा ढंग से वेलकम भी नहीं किया। ठीक है, उनके यहाँ हॉस्पिटैलिटी अच्छी नहीं होती, हम दोबारा नहीं जाएंगे। क्लियर है? लेकिन ये सब चीज़ें हमारे ऑर्गन्स पे क्या डालती हैं, बुरा असर डालती हैं। और अगर आप यूज़ टू हैं इन चीज़ों के, तो आपकी किडनी डैमेज हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने बोला मेरी आदत थी, इन्फेक्शन किसी ने नहीं किया और मेरी किडनी ख़राब हो गई, तो किस कैटेगरी में आएगी ये? मलफंक्शन ऑफ ऑर्गन्स। दूसरा, मुझे टेस्टी खाना अच्छा लगता है। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चीज़ें रोज़ अच्छी लगती हैं, चाहे इनमें कुछ न्यूट्रिएंट हो ना हो, हार्मफुल चीज़ें कितनी ही हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस टेस्ट आना चाहिए। इस चीज़ के चलते हमारा पेट तो भर जाता है दोस्तों, लेकिन बॉडी की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं होती है। बॉडी की अपनी ग्रोथ के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है वो उसको नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, और हमारे अंदर जो बीमारियां क्रिएट होती हैं वो क्या कहलाती हैं? डिफिशिएंसी डिजीज़ कहलाती हैं। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हार्मोनल डिजीज़। अभी आपको पता होगा, अब से 2 क्लास पहले जब मैंने कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन चैप्टर डिस्कस किया था, तो उस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का लास्ट टॉपिक था हार्मोनल कंट्रोल इन एनिमल्स। वहाँ मैंने बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में, आइदर प्लांट और एनिमल, उनकी बॉडी में क्या होता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन हार्मोन्स की एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी चाहिए होती है बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। अगर वो क्वांटिटी अप्रोप्रिएट नहीं होती है, चाहे तो जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे कम होगी तो डिफिशिएंसी होगी, अगर उससे ज़्यादा होती है तो उसको टॉक्सिसिटी कहते हैं, राइट? तो कुल मिला करके हार्मोनल डिजीज़ भी होती हैं हमारी बॉडी में, और इनकी कैटेगरी है नॉन इन्फेक्शियस। चलिए बात करते हैं अब किसकी? इन्फेक्शियस की। ठीक है, तो हमने बोला कि किस किस तरीके से ये स्प्रेड हो रही हैं। चलिए ठीक है, किसी सॉल्यूशन की फॉर्म में हो रही है, तो हमने बोला इसका सॉल्यूशन भी निकाल रहे हैं। स्प्रेड बाय कैसे पहुंच रही है, उसका क्या, ठीक है, तरीके क्या हो सकते हैं, राइट? देखिए इसमें आए हम, पहले तो स्प्रेड बाय पैथोजेंस। ठीक है, इनको फैलाता कौन है? पैथोजन फैलाता है। पैथोजन कौन कौन हो सकते हैं? अब ये पैथोजन पूछेंगे बच्चे की, पैथोजन क्या होते हैं मैम? तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन एनी हाउ सिर्फ बीमारी ही करते हैं, उनको एक कैटेगरी में रखते हैं, एंड द कैटेगरी इज कॉल्ड पैथोजेंस। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं माइक्रोब्स तो फ्रेंड्स भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, राइट? बिना माइक्रोब्स के तो हमारे बहुत सारे ज़रूरी काम हो ही नहीं सकते, तो माइक्रोब्स हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन जो ये बुरे वाला रोल है ना इनका, और बुरे वाले में भी स्पेशली कौन सा? बीमारी करने वाला रोल है। तो जो बीमारी करते हैं उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक कैटेगरी में रखते हैं, और वो कैटेगरी कौन सी है? पैथोजेंस की कैटेगरी है। और ये पैथोजन कौन कौन है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, वॉर्म्स हैं और वायरसेस हैं। देखिए छोटी क्लास में कभी हमने पढ़ा था, एक चैप्टर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, राइट? दोस्त और दुश्मन। वहाँ पे भी हमने कहा था कि इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, एडिडाइज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला। ठीक है, कैसे कैसे पहुँचते हैं ये, राइट? तो हमने बोला भैया इनका ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है। क्यों? क्योंकि अब हम जो क्लासेस पढ़ लेंगे, अब हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें हम एक में अगर ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी वायरस से होती हैं, ठीक है, कौन सी आपकी वॉर्म से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं, थोड़ा सा डिटेल जाके पढ़ेंगे हम। ठीक है, कैसे कैसे पहुंचती हैं? तो हमने कहा भैया देखो सीधी सी बात है, एयर के थ्रू हो सकती है, वाटर के थ्रू हो सकती है, और ठीक है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हो सकती है। एयर के थ्रू जैसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, वाटर के थ्रू जैसे कॉलरा हो गया, ठीक है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के लिए बहुत पॉपुलर सी डिजीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड एड्स, राइट? इसके अलावा और कैसे फैल सकती है बीमारी, कैसे हम तक पहुंच सकती है? तो वेक्टर के थ्रू होती है। देखिए आप सब जानते हैं कि ये मॉस्किटो टाइम है, तो ठीक है मॉस्किटो से हो सकती है, जैसे डेंगू मलेरिया है, ठीक है, कुत्ते बिल्ली से हो सकता है, रेबीज़ हो सकता है। हम जानते हैं कि कुत्ता काट लेता तुरंत फटाफट बच्चों को ले जाते हैं, किसी को भी ले जाते हैं और जाके डॉक्टर हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लगवा के आते हैं, ठीक है। और गंदी सी घूमती रहने वाली क्या मक्खी, बाप रे बाप, अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। क्या करती है? कॉलरा करती है। वो कैसे बीमार करती है? वो जो हम ओपन एरिया में फीसेस डिस्कार्ड करते हैं,
वो गंदी सी मक्खी फीसेस पे बैठती है और उसके बाद घूमते घूमते वो हमारे घर में आई। हमने खाने की कोई चीज़ खुली रख रखी थी, भैया आके बैठ गई और उसने जो कुछ वो लेके आई है जम्स को कहाँ ड्रॉप आउट कर दिया, खाने पे ड्रॉप आउट कर दिया। ठीक है, फ्लाइज हैं राइट, वो स्लीपिंग सिकनेस करती हैं। फ्लाइज के पास एक प्रोटोजोआ होता है, हम पढ़ेंगे आगे जाकर के, जिसका नाम था ट्रैपेनोसोमा। राइट, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ये कौन सी मक्खी है, टीसी फ्लाई जो पढ़ते हो आप, से वो सीसी फ्लाई है, टीसी नहीं है। ठीक है, बट स्पेल आउट उसको करते हैं टीएसी। ठीक है, तो एक्चुअल में वो क्या है, सीसी फ्लाई। अब देखिए कैसे हम इनसे बच सकते हैं। तो एक आती है बात कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आजकल हम क्या कर रहे हैं कोरोना का, भैया बीमार पड़ के नुकसान करने से अच्छा है बचाव करो, घर में रहो और हमारी क्लासेस लेते रहो ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए, है ना। तो चलिए जी देखते हैं, हमने कहा कि प्रिवेंशन कैसे हो सकता है। एक तो नॉर्मल तरीके बताते हैं, एक स्पेसिफिक तरीके बताते हैं। नॉर्मल तरीके में एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, पानी को साफ पियो, हाइजीनिक बने रहो। और हाइजीनिसिटी कैसी चाहिए, पब्लिक भी चाहिए और पर्सनल भी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक में क्या हो सकता है, अपने आप को किसी पर्टिकुलर बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण माने वैक्सीनेशन की जो प्रोसीजर है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। बट वैक्सीनेशन हमेशा क्या होता है, डिजीज़ स्पेसिफिक होता है। जैसे आज हम सब किसका इंतज़ार कर रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन का, राइट। तो अगर कोरोना की वैक्सीन आएगी तो क्या कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना से हमें इन्फेक्शन जो होगा वो उतना सीवियर नहीं होगा कि जिसमें हमारी जान चली जाए। कोरोना की वैक्सीन कोरोना की दवाई नहीं है, वो आपका प्रिवेंशन का एक तरीका है कि अगर बाई चांस कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करे तो उससे पहले हमारी बॉडी में उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हों। ये स्पेसिफिक है। ठीक है, चलिए और क्या होता है, दवाइयाँ कैसे ले सकते हैं। एक तो हमने बोला दो चीज़, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट में कोई भी बीमारी अभी जैसे ही आपको हुई है तुरंत उसने क्या करा, आपको बहुत तेज़ी से हेडेक हो रहा है, आपको बहुत तेज़ी से पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, या फीवर बहुत तेज चढ़ा। अब एक तरफ तो पता चलता है पैथोजन की वजह से परेशानी है, एक तरफ फीवर और वोमिटिंग से परेशानी है। तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा कि पैथोजन को तो एक दिन में नहीं मार सकता, तो डॉक्टर क्या करेगा, ट्रीटमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है, हाँ जो तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था बहुत तेज़ का, तुम्हें बहुत तेज़ की बुखार हो रहा था जिसकी वजह से आप परेशान थे, सबसे पहले उसको कम करेगा। तो सिम्टम्स को पहले क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, ताकि बीमारी का असर कम हो जाए। तो हमने बोला रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। राइट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, सिम्टम्स को कम करना। और हम में से 99.9% लोग तो ऐसे होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है, अभी वायरल बुखार हुआ है जो 3 दिन 4 दिन से पहले ठीक होगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे ठीक होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही बीमारी में हमें बुखार का में टेम्परेचर बॉडी ने कम किया, अगर आप 104 या 105 आपका टेम्परेचर हो रहा था तो 104 105 क्या सेल्सियस, अरे बाबा ना, सेल्सियस में बॉडी टेम्परेचर नहीं नापते, फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो कभी भी अगर आप ऐसी मिस्टेक करते हो कि बॉडी टेम्परेचर को सेल्सियस में कर रहे हो तो सेल्सियस में हमारा होता है 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है ये 102 103 104। ठीक है, इसको सेल्सियस में कभी मत करिएगा। तो हमने कहा सीधी सी बात है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा था, हम टेम्परेचर से परेशान थे तो डॉक्टर टेम्परेचर को डाउन कर देगा पैरासीटामोल दे करके। पेट में दर्द हो रहा था तो वो क्या होगा, कोई ना कोई एनाल्जेसिक दे देगा ताकि आपका पेट का दर्द कम हो जाए या बॉडी के किसी भी पार्ट में दर्द हो रहा है। अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंट हो रही है, तो वॉमिटिंग को पहले रोकना है ताकि बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन क्रिएट ना हो जाए। चलिए इसके बाद हमने बोला फिर धीरे धीरे साइड बाय साइड जो एंटीबायोटिक्स वो चलाएगा वो क्या करेगा, कॉज को ख़त्म करेगा। ठीक है, एंटीबॉडीज़ कैसी हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स को किल जो होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, वो स्पेशली किसको किल करने के लिए होती हैं, वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए होती हैं। ठीक है, या फिर हमने कुछ दिया एंटीवायरस दिया है, बट एंटीवायरल ड्रग्स जो होती हैं वो इतनी पॉपुलर नहीं होती हैं। ठीक है, एंटी फंगल है, एंटी फंगल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, एंटी बैक्टीरियल दे सकते हैं, बट एंटीवायरल में हमारे सामने इशू है। ठीक है, चलिए जी अभी हमने एक पूरा ओवरव्यू ले लिया चैप्टर का। ठीक है,
अब इसी पूरे ओवरव्यू में से थोड़ा थोड़ा हम हर क्लास में डिस्कस करेंगे और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आपके सामने बात करी, जो पहला नाम आया था एक्यूट और क्रोनिक। देखिए टाइम ड्यूरेशन कितनी है और उसका सीवियरिटी कितनी है, इस बात पे हम क्या करते हैं, डिजीज़ को दो पार्ट में क्लासीफाई किया हमने, एक्यूट और क्रोनिक, राइट। एक्यूट बीमारियां वो बीमारी अभी बताया वो होती थी जो कैसी होती हैं, बहुत तेज़ी से होती हैं, बहुत कम टाइम के लिए होती हैं, लेकिन बड़ी ही असरदार होती हैं। लेकिन इस असरदार बीमारी से अगर आप बच गए तो आप 3-4 दिन में फिर वापस से क्या होते हो, पूरे दौड़ भाग करने लग जाते हो और आपके पोटेंशियल में कोई कमी नहीं आती। लेकिन क्रोनिक बीमारियां जो होती हैं, वो क्रोनिक बीमारियां क्या होती हैं, बहुत 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 धीरे धीरे होती हैं, ताकि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपके बॉडी में हो क्या रहा है। लेकिन जब तक पता चलता है तब तक तो बहुत बड़ा नुकसान ये कर चुकी होती हैं। इनसे हमारे सोचने समझने की कैपेसिटी कम होने लगती है, इनसे हमारा बॉडी वेट कम होने लग जाता है और लास्टली ऑर्गन फेलियर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो सच्ची मायने में कौन 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 ज़्यादा खतरनाक है, एक्यूट और क्रोनिक? देखो जी, सीधी सी बात है, अगर आपका कोई दोस्त है, दुश्मन है, जो आपसे सामने आकर के तू तड़ा करके लड़ाई कर रहा है, हाँ लड़ाई बहुत भयंकर वाली है, कोई बात नहीं, लेकिन वो लड़ाई सामने से हो रही है, आपको बचने का बचाने का पूरा मौका मिलता है, ठीक है। लेकिन एक कोई है जो पीछे से धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो जी पीछे से नुकसान पहुंचाने वाले से सामने से नुकसान पहुंचाने वाला बहुत अच्छा है। एक्यूट बीमारी से हमारी आमने सामने की लड़ाई होती है, लेकिन क्रोनिक से हमारी क्या है, धीरे धीरे वाली लड़ाई होती है। धीरे धीरे वाली में बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, उसमें रिकवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते, बट एक्यूट वाले में हम वापस से वैसे ही रिकवर हो जाते हैं। तो हमने बोला एक्यूट डिजीज लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे टाइम के लिए चलती है। क्रोनिक इट इज़ कॉज्ड रैंडमली, अचानक हुई, इट इज़ कॉज्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, भाई लंबे समय में चलती है। इट डज नॉट कॉज मेजर इफेक्ट ऑन द जनरल हेल्थ, राइट। लेकिन क्रोनिक क्या करती है, हेल्थ पे बहुत बुरा असर डालती है। एग्जाम्पल है कफ है, डिसेंट्री है, ठीक है। यहाँ क्रोनिक का एग्जाम्पल एलिफेंटिएसिस हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डायग्राम सा बनाया, पता नहीं आपको समझ आएगा नहीं आएगा। यहाँ मैंने दोनों को दिखाया, एक्यूट और क्रोनिक, ठीक है। और इन्फ्लेमेशन जो साइंटिफिक वर्ड है वो किसके लिए है, वो इन्फेक्शन जिस टाइम बॉडी में होता है उसके अगेंस्ट जब हमारी बॉडी के एंटी बॉडीज़ फाइट करने लग जाते हैं, हमारी बॉडी की डिफेंसेस वर्कआउट करने लग जाती हैं, तो उस टाइम की कंडीशन को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन कहा जाता है, ठीक है। तो एक्यूट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक्यूट में बर्न हो सकता है, एलर्जिक हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। ट्रॉमा माने क्या है, यहाँ पे आपके सामने बहुत ज़्यादा क्या है, हड्डी टूट सकती हैं या बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो सकता है, ठीक है। दैट इज़ फ्रॉस्ट बाइट हो सकती है, केमिकल इरिटेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। देन क्रोनिक में क्या चीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ऑटिज्म हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये तो कौन सी डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, ठीक है। दूसरी और ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती हैं। डिप्रेशन तो बहुत खतरनाक बीमारी है, कहने को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, पूरी बॉडी के फंक्शंस उलट पुलट हो जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, जब आप बहुत सोचते रहते हो आपको पता चलता है ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई होती है। एल्जाइमर डिजीज़, ये जेनेटिक डिजीज़ है, ठीक है। कैंसर तो आज की डेट में बड़ी पॉपुलर है, ठीक है। कैंसर हो सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी हो, ठीक है। तो कैंसर फिजिकल रीजंस की वजह से भी होता है, कैंसर करने वालों को कार्सिनोजेंस बोलते हैं। ये कार्सिनोजेंस क्या हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, राइट। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्यूट और क्रोनिक अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अभी कहते हैं कि क्रोनिक ने कैसे असर डाला, तो अभी मैंने आपको बता ही दिया था क्रोनिक ने कैसे असर डाला, ठीक है। क्रोनिक लंबे समय तक चलती है, अभी बताया है। इसका हेल्थ पे बुरा असर होता है, ये बताया। दे में हिंडर द ग्रोथ इन चिल्ड्रन और इंक्रीजिंग स्ट्रेस इन अडल्ट, सीधी सी बात है। देखिए कोई बच्चा है, जब एक्चुअली इसमें क्या क्वेश्चन कहाँ से आता है, इसको बताने का पीछे रीज़न क्या है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन लंबा सा बना के पूछा कि आपका कोई दोस्त है, वो लंबे समय से क्लास में बैठता तो है लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आता, ठीक है। उसके बॉडी का टेम्परेचर मेज़र किया तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर 199 रोज आ रहा है, राइट। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन उसका 99 है, 99 पॉइंट कुछ है या 100 के आसपास है। तो बुखार भी इतना तेज़ नहीं है कि वो सीधे सीधे बिस्तर पे लेट जाए, लेकिन ऐसी सिचुएशन उसके साथ रोज़ रोज़ क्रिएट हो रही है। वो कुछ भी याद करता है, वो याद ही नहीं होता, भूल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब उसको फर्दर डायग्नोसिस के लिए जाना चाहिए, कहीं उसको कोई क्रोनिक बीमारी तो नहीं है, ठीक है। तो इसने बोला दे मेक अस फील टायर्ड ऑल द टाइम, हर समय थके थके फील करते रहेंगे। दे कैन ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेट, बिल्कुल जी सही बात है। इसमें क्या है,
या तो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दे कैन ऑल्सो अफेक्ट आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स। ठीक है, हमें जल्दी कोई चीज़ याद नहीं रहती, हम सीख भी नहीं पाते, सिखाते सिखाते लोग परेशान हो जाते हैं। हेंस वी कैन से दैट दे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ देन एक्यूट डिजीज़, राइट। चलिए, बीमारियों के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो हमने पहले ही बोला था इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर में बांटा था हमने। इंट्रिंसिक को इंटरनल बोल रहे हैं और एक्सट्रिंसिक को एक्सटर्नल बोल रहे हैं। इंटरनल में हमने बोला हार्मोनिक इम्बैलेंस हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स हो सकता है। ठीक है, एक्सटर्नल में हमने बोला अनहेल्दी डाइट हो सकती है, भैया कुछ भी उल्टा सीधा खाते हो आजकल तो रोज़ चाहिए पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन कुछ भी, और फिर घर आकर के पेट पकड़ के बैठ जाओ, राइट। इसके अलावा डिजीज़ और कैसे हो सकती है, ड्यू टू द जर्म्स बैक्टीरिया वायरस फंजाई, पॉल्यूशन की वजह से होती है। आप जानते हो कि स्मोक जो हर साल दिन पे दिन क्या करता है, अभी आने वाली दिवाली फिर से, अक्सर दिवाली के टाइम पे क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा 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 हो जाता है, बिना बात में धूप निकलनी ही बंद हो जाती है। पता चलता सर्दी थोड़ी ना आई है, लेकिन उसके बावजूद भी धूप नहीं निकल रही, रोशनी नहीं हो रही, खूब सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और पता नहीं कितने लोग जो है ना हर साल लंग्स कैंसर की वजह से अफेक्टेड होते हैं, तो बहुत बड़ा कारण है, राइट। इसके बाद हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये हमने पहले ही बात करी थी, ना कोई सोने का टाइम है ना कोई जगने का टाइम है, ठीक है, ना कुछ खाने का टाइम है, हम हमेशा कुछ ना कुछ या तो खाते रहते हैं या लंबे टाइम तक कुछ खाते ही नहीं हैं। तो देखिए यहाँ हमने बोला है इन्फेक्टेड पर्सन था, किसी के एयरबॉर्न वायरस है, क्लोज कॉन्टैक्ट में आया, भैया वायरस कहाँ चला गया, इसकी नाक में चला गया, ठीक है, ये ससेप्टेबल बन गया। अब इसके बाद में एयरबॉर्न वायरस अगर डिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं बचाव हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी क्या हो रही है, ड्रॉपलेट सराउंडिंग में पहुंची, इनहेलेशन, फिर दूसरी बॉडी इफेक्ट हो जाएगी। फोमाइट्स का मतलब होता है यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सरफेस पे वायरस गिरा है ना, एयरबॉर्न हवा में है, फोमाइट्स जो वायरस के पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ पे इकट्ठे हो गए, सरफेस पे हो गए, और सेम उसी सरफेस को दूसरे बंदे ने आकर के टच किया। तो यहाँ मैंने आपके सामने बताया था कि कल एक एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो जहाँ पे 24/7 काम होता है, वहाँ आपके सीट पे कोई और बैठ के गया है, आपके सिस्टम पे कोई और काम करके गया है, वो पूरे दिन उसको जुकाम बुखार था, लेकिन वो क्या है नाक पोंछता रहा आराम से और सिस्टम पे बैठा रहा, और आपने जा कर के क्या करा, सीधे उसी सिस्टम उसी माउस को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बोला क्या हुआ कि जो फोमाइट्स उस सरफेस पे इकट्ठे हुए थे वो सारे फोमाइट्स कहाँ हो गए, हमारी बॉडी में चले जाएंगे, क्योंकि उन्हीं हाथों को हम कहाँ ले जाएंगे, नाक पे ले जाएंगे, और नाक के थ्रू हमारी बॉडी पे वो एंटर कर जाएंगे। अब आते हैं, हम बात करते हैं कि किस तरीके के कॉज हो सकते हैं। कॉजेज़ को हमने दो पार्ट में बांटा, इमीडिएट कॉज एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज, ठीक है, जो डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने बोला इमीडिएट में क्या कर रहे हैं, दे आर द एक्चुअल कॉज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, दीज कॉजेज कैन बी इन्फेक्शियस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, जम्स है, एट्सेट्रा। कॉन्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है कि ये डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना योगदान दे रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं बीमारी को होने में। तो हमने बोला दीज आर नॉट डायरेक्ट कॉज बट फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन कॉजिंग द डिजीज। फॉर एग्जाम्पल बेटा पुअर डाइट, देखो जी सीधी सी बात है, आज की डेट में कोरोना वायरस है, साफ साफ डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना वायरस किसको ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसको पहले से ब्लड प्रेशर की परेशानी है, ठीक है, जो हार्ट पेशेंट है, जो डायबिटिक है, जिसका इम्यून सिस्टम वीक है, राइट। तो जिन जिन में इस तरह की परेशानियाँ उन पे कोरोना वायरस का असर सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब बीमारी को बढ़ाने में ये कैसे कारण हो गए, कॉन्ट्रीब्यूटरी कारण हो गए, पुअर डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट, राइट, एट्सेट्रा। इसके बाद हमारे सामने आता है कंजेनाइटल और एक्वायर्ड डिजीज़, ठीक है। कंजेनाइटल जो हमें कहाँ से कब हुई थी, जन्म के टाइम पे हुई थी, ठीक है। एक्वायर्ड जो हमने बाद में गेन की हैं, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या करें, सराउंडिंग में रहना है, तो ह्यूमंस क्या होते हैं, सोशल एनिमल्स होते हैं, सराउंडिंग से बाहर कहीं जा नहीं सकते। अब सराउंडिंग जो आपको देगी वो आपको लेना पड़ेगा, और सराउंडिंग वही आपको देगी जो आप सराउंडिंग को दोगे, है ना। तो मैंने यहाँ कैटेगराइजेशन किया, कंजेनाइटल क्या होती है डिजीज़, कंजेनाइटल डिजीज़ आर प्रेजेंट सिंस बर्थ, फॉर एग्जाम्पल होल इन द हार्ट ऑफ एन इन्फेंट, राइट। भाई हो सकता है कि किसी का बर्थ डिफेक्ट है, उसके बच्चे के क्या है, दिल में छेद है, कुछ नहीं कर सकते, या फिर इस तरीके का और कोई इशू है जो बच्चे के साथ, बच्चे की बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जन्म से मिली, एज अ गिफ्ट मिली आपको, ठीक है। दूसरी तरफ एक्वायर्ड कब मिली,
आपके जन्म के बाद हुई, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू स्प्रेड फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। अब ये कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज़ भी कैसी हो सकती हैं, अगले दो तरह की हो सकती हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस कौन होती हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस कौन होती हैं, जो हमारी खुद की कमियों की वजह से हमारी बॉडी में एंटर करती हैं। यहाँ हमने बताया इन्फेक्शियस के लिए दीज आर दी एक्सटेंसिक और एक्सटर्नल डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स। ठीक है, बाय इन एनी हाउ, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर जाके नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन वो आए तो बाहर से ही हैं। ये ज़्यादातर नॉन इन्फेक्शियस जो होते हैं ज़्यादातर इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस दे लीड टू द इन्फेक्शियस डिजीज एंड कैन अफेक्ट द होल कम्युनिटी एज दे आर ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखिए सीधी सी बात है, आज की डेट में कोरोना वायरस में इतना नुकसान कर दिया, इकोनॉमी इतनी डाउन हो गई, सब अपने अपने काम को बंद करके बैठे हुए। क्यों? क्योंकि अगर किसी दूसरे पर्सन को ये कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है तो कहीं दूसरे से हमें ना हो जाए, है ना। तो ये जो फैलने वाले इन्फेक्शन को क्या कहते हैं, एक तो इन्फेक्शियस बीमारी तो है ही है, कम्युनिकेबल भी बोलते हैं, राइट। कम्युनिकेबल माने एक से दूसरे को पहुंचने वाली। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस अगर डायबिटीज़ मुझे है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी सराउंडिंग में जो जो मेरे कॉन्टैक्ट में रहेगा उन सबको क्या होगी, डायबिटीज़ होगी ही होगी। देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने कुछ एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम दिखाए हुए हैं जो बीमारी करते हैं। यहाँ मेरा इनको दिखाने का टारगेट आपको बीमारी के बारे में बताना नहीं है, क्योंकि वो मेरी नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा। यहाँ मैंने सिर्फ ये बताया कि इन्फेक्शियस बीमारियाँ कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जो देखने में कैसे लगते हैं, इस टाइप के लगते हैं। यहाँ माइक्रोबैक्टीरियम है, स्टेफाइलोकोकाई है, एड्स का वायरस है, ट्रिपैनोसोमा है, एंटमीबा है, स्कोलेक्स ऑफ टीनिया एंड द मेल एस्केरिस। अब ये सब कौन कौन सी बीमारी करते हैं उसे हम एक एक करके अगले अगले चैप्टर में पढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आ रही है, आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपके सामने बायोलॉजी की वीडियोस लाती रहूं, तो दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, और मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले इसके लिए आप बेल आइकन भी दबाइए। दोस्तों कमेंट ज़रूर लिखिए, आपको जो भी डाउट हो वो ज़रूर पूछिए। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे और क्या करेक्शंस करने चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं ऐड करनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिए, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और तैयारी करने के लिए किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो ऐप डाउनलोड करिए हमारा, और हमारा ऐप है IAS विद हरिमोहन। चलिए चलते हैं हम और कुछ बताने के लिए। ठीक है, अभी मैंने इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस जब बताया था तो मैंने एक वर्ड का नाम लिया था, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो देखिए कम्युनिकेबल मैंने इसी के साथ साथ लिख दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कम्युनिकेबल कौन सी है, इन्फेक्शियस कौन सी है। तो इन्फेक्शियस जो पैथोजन करते हैं बिल्कुल वो कैसी हैं, इन्फेक्शियस हैं, लेकिन हमने यहाँ पर दूसरा नाम भी दिया उनको, कैसा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। जो एक से दूसरे को हो रही हैं, दूसरे से तीसरे को हो रही हैं, वो सारी कम्युनिकेबल हैं। जो सिर्फ मुझे हो गई और मुझसे फिर किसी और को नहीं हुई तो फिर कैसी होगी, नॉन कम्युनिकेबल होगी। इसने बोला इन्फेक्शन दे आर कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ पैथोजन, द डिजीज ब्रॉट अबाउट द एक्सट्रिंसिक एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, द डिजीज आर मोस्टली ब्रॉट बाय द इंट्रिंसिक और इंटरनल फैक्टर्स। इन्फेक्शियस डिजीज कैन पास फ्रॉम डिजीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैन नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन अकर्स थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और सम मीडियम। ठीक है, जैसे कि एयर है, वाटर है, ये कम्युनिकेबल के लिए है। नॉन कम्युनिकेबल ट्रांसमिशन तो नहीं होता, हाउएवर हेरिडिटरी डिजीज़ हो सकती हैं, जो आनुवंशिक बीमारियां हैं वो ज़रूर पेरेंट्स से बच्चों को मिल सकती हैं। कम्युनिकेबल में कम्युनिटी का हाइजीन जो है वो इस बीमारी के होने के चांसेस को कम कर सकता है, सीधी सी बात है। अभी हमारे सामने बीमारी समझने के लिए कोरोना वायरस से अच्छा एग्जाम्पल और कुछ भी नहीं मिल सकता। तो कोरोना वायरस से बचने के लिए हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम जो कॉलोनी है उसका क्या हो रहा है, सैनिटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, या इस तरीके की और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे इन्फेक्शन को फैलने से कम किया जा सकता है, रोका तो मुश्किल है, कम किया जा सकता है। यहाँ अगर नॉन इन्फेक्शियस है, जो खुद मुझे हो रही है और मेरी गलतियों की वजह से हो रही है, मेरी आदतों की वजह से हो रही है, तो इसमें एरिया की लोकेलिटी और वहाँ पे हाइजीनिसिटी का कोई रोल नहीं हो सकता। ठीक है, कम्युनिकेबल में कौन होगी, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, चिकन पॉक्स कितनी ज़्यादा कम्युनिकेबल होती है ना। हम लोग जब किसी एक फ्रेंड के यहाँ या किसी जानने वाले के यहाँ चिकन पॉक्स हो जाए तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं जाने देती है कि भाई उसके यहाँ मत जाना, उसके यहाँ लोगों को माता निकली हुई है, तुमको भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बीमारी कैसी होती है, कम्युनिकेबल होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने बोला नॉन इन्फेक्शियस में जाते हैं, तो कौन सी? हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, राइट, ये सब कैसी हैं? नॉन इन्फेक्शियस हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट सा पार्ट डिस्कस करूँगी कि कौन कौन सी बीमारियाँ कौन कौन सा पैथोजन करता है और किस तरीके से इसका ट्रांसमिशन हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब क्विक रिकैप के लिए एक बार हम जरा पढ़ लें, क्या क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमने दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ डिजीज इट कैन बी क्लासिफाइड एज, टाइम बेसिस पे तो क्रोनिक और एक्यूट ही था, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही होगा, राइट। फिर हमने कहा इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द, इन्फेक्शियस है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होगा, टेंशन क्या लेनी है। पुअर डाइट एंड लाइफ स्टाइल्स आर टू डैश कॉजेज ऑफ डिजीज, राइट। तो ये कैसे हैं भैया? कॉन्ट्रीब्यूटरी। कैसे हैं? कॉन्ट्रीब्यूटरी, ऑप्शन सही है बी। कंजेनेटल कौन सी थी? जो कहाँ से मिली थी हमें? बर्थ के टाइम से गिफ्ट मिली थी। ये कैसी बीमारियां थी? कंजेनेटल थी। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जितने भी जानने वाले हैं उन सब में शेयर करिए ताकि सबको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों तैयारी आपकी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो तैयारी जल्दी से शुरू कर दीजिए, और इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स की, आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए देर मत करिए दोस्तों, फटाफट से आइए गूगल प्ले स्टोर पे और हमारा ऐप डाउनलोड करिए IAS विद हरिमोहन। हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जिसमें मैं ट्रांसमिशन के बारे में आपको बताऊंगी और किसके बारे में बताऊंगी? स्पेशली वायरल डिजीज़ को यहाँ पर मैं आपके सामने हाईलाइट करके बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।